हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। माय नेम इज रुचिजन एंड मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले हमने पढ़ लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड थोड़ा सा हम देख चुके थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं आपको फिर से क्लियर करवा देती हूँ, फिर आगे के हम हमारे पॉइंट्स पे चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? हमारा बाइनरी होता है। बाइनरी यानी द्विजनकी होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि जीव की जो लाइफ स्पान होती है उसमें से जीवन में कभी ना कभी एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो लैंगिक जनन पॉसिबल नहीं है। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा प्लस युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन दोनों होता है। हमारा जो अलैंगिक जनन था वहां पे तो सिर्फ युग्मक निर्माण हो रहा था, वहां युग्मक संलयन नहीं हो रहा था। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनमें आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जीन विनिमय पुनर्योजन पुनर्संयोजन होता है। इनके कारण यहाँ पे आनुवंशिकी विकार उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिकी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ही हम जैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है वो अपने पैतृक संतति के हुबहू कॉपी नहीं होते हैं। ये था हमारा लैंगिक जनन। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन। अब हम देखने वाले हैं फेजेस इन लाइफ साइकिल। फेजेस इन लाइफ साइकिल किस तरह से होते हैं? फेजेस इन लाइफ साइकिल 3 प्रकार के होते हैं हमारे। फर्स्ट है हमारा किशोरावस्था, सेकंड है हमारा जन्निक अवस्था, थर्ड है हमारा ज़िरेमान अवस्था। ये जो हमारी किशोरावस्था है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे अभी कि किशोरावस्था क्या होती है। ठीक है। किशोरावस्था को हम जोडियन फेज या फिर प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं। अब इस जोडियन फेज या फिर प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि यहाँ पर कोशिका वृद्धि होती है, यानी कि जीव सबसे पहले क्या करेगा? इस काल में वृद्धि करेगा। जब ये वृद्धि अपने चरम स्पर्श पे पहुंच जाती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, उनके बाद ये पूर्ण रूप से लैंगिक जनन करने योग्य हो जाते हैं। अब भिन्न भिन्न जंतुओं में, भिन्न भिन्न पादपों में ये अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और अगर ये अवस्था यानी कि किशोर अवस्था पादपों में पाई जा रही है तो इसे हम कायिक अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक अवस्था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। अब हम पढ़ने वाले हैं जनिक अवस्था, मतलब कि हमारे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है, इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जनन की प्रावस्था है। यानी कि इसमें पादप है या फिर जो हमारे मनुष्य हैं इस अवस्था में जनन करने योग्य हो जाते हैं। जो ये जनन की प्रावस्था आती है, इससे पहले कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स में, उनमें ये परिवर्तन देखने योग्य होते हैं। उनमें क्या होता है, लैंगिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। अगर यही बात हम करें पुष्पों की, है ना, तो वहां पे पुष्पन प्रारंभ हो जाता है पादपों में। तो अगर कोई भी हमारा पादप है, प्लांट है, तो उसमें पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो वो कैसी फेज है, जनिक फेज है। हम बहुत अच्छे से देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट या फिर ये एनिमल अब कौन सी फेज में है, रिप्रोडक्टिव फेज में है या फिर जेनुअल फेज में है। दैट्स क्लियर। अब इसमें हम 4 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम, सेकंड पढ़ेंगे हम, थर्ड पढ़ेंगे हम, फोर्थ पढ़ेंगे हम। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऋतुस्राव, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं मध्यचक्र, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं मौसमी प्रजक और फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं सतत प्रजनन। अगर आपको ऋतुस्राव और मध्यचक्र के बीच में बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज के लिए डिफरेंसेस समझने हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी। हेलो गाइस, अब हम देखते हैं हमारा ऋतुस्राव। ऋतुस्राव में क्या होता है कि जब निषेचन होने की स्थिति नहीं होती, यानी कि जनन की स्थिति नहीं होती, जो हमारी माताएं हैं उनके शरीर से निषेचन न होने की स्थिति से उनके गर्भाशय की दीवार से एक तरल का स्राव होता है, रक्त तरल का स्राव होता है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, ये हमारी प्राइमेट्स मादाओं में पाया जाता है, जैसे कि बंदर, लंगूर और ह्यूमंस में। मध्यचक्र में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन पीरियड होता है इस टाइम। तो रिप्रोडक्शन पीरियड के टाइम में क्या होता है कि इनकी बॉडी से हीट जनरेट होती है, जो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस करता है कि आपको रिप्रोडक्शन करना है। इनमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो इन्हें बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करने के लिए सहनशील बनाते हैं। इनमें क्या होता है कि बॉडी हीट अप हो जाती है एंड मेल फीमेल के नजदीक चला जाता है। ये किन में पाया जाता है, हमारा नॉन प्राइमेट्स मादाओं में, जैसे कि हमारा कुत्ता, गाय, लाइक दैट। मौसमी प्रजनक क्या होते हैं, सीजनल ब्लीडर्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं हम मौसमी प्रजनक को, सीजनल ब्लीडर बोलते हैं। जैसे हमारी छिपकलियां हैं, तो ये पूरे साल भर तो ब्लीडिंग नहीं करती है, मतलब कि जनन नहीं करती है, प्रजनन नहीं करती है। इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम ये प्रजनन करते हैं। उसी तरह से कुछ हमारी पक्षी भी हैं, टर्कीज भी हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि एक निश्चित अवधि में जनन करते हैं। अब वो वर्षा ऋतु हो सकती है, ग्रीष्मकालीन हो सकती है, या फिर हमारी सर्द ऋतु हो सकती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सतत प्रजनन। इन्हें किसी ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग करने के लिए इन्हें किसी मौसम की जरूरत नहीं है। ये किसी भी मौसम में ब्लीडिंग कर देते हैं, लाइक प्रजनन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग, हमें किसी सीजन की जरूरत नहीं है प्रजनन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी जीर्यमान अवस्था। जीर्यमान अवस्था को समझने से पहले आपके
इसी अवस्था में एक और टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपके अंतर दिए हुए हैं। ये पुष्पन की अवस्था है ना, इसके आधार पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है हमारा ये जो हमारे पुष्पन की अवस्था है, इसके आधार पर हमें 2 पॉइंट्स और पढ़ने हैं। एक है हमारा बहुफली पादप, एक है हमारा संकृत फली पादप। ये जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी ना अब, तो इसमें मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस बिटवीन करवाऊंगी, यानी कि मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक में क्या अंतर है, ऋतुस्राव और मधुचक्र में क्या अंतर है, बहुफलनी पादप और संकृत फलनी पादप में क्या अंतर है, हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो जो हमारी वीडियो होगी नेक्स्ट वाली, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां से डिफरेंसेस बिटवीन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन बता देती हूँ इसके बारे में। बहुफलनी पादप क्या होते हैं, जो बहुवर्षीय होती है और हर साल पुष्पन उत्पन्न करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। लेकिन संकृत फली पादप क्या होते हैं, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रोबलेंथस कोन्थियाना, जो कि 14 वर्ष में पुष्पन करता है, उसकी अवधि, और उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी जीर्यमान अवस्था। चलिए अब हमारा कौन सा पॉइंट देखने वाले हैं, जीर्यमान अवस्था। जो हमारी जीर्यमान अवस्था है, इसको हम पश्च जन्य अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जीव अपने शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका उपापचय करने लग जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में कुछ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ह्रास होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जैसे जैसे ह्रास होते जाते हैं, तो अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है, और जीव की मृत्यु हो गई। तो ये हमारे जो 3 पीरियड्स थे, कौन कौन से थे, फेजेस कौन कौन से थे, एक हमारा था किशोरावस्था, एक हमारा था जनिक अवस्था, एक हमारा था जीर्यमान अवस्था, यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब आप एक नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट्स कि ये जो हमारी किशोरावस्था थी, जनिक अवस्था थी, या फिर हमारी जीर्यमान अवस्था थी, इन तीनों ही अवस्थाओं के लिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, कुछ लैंगिक हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जरूरत होती है। अब हम देखने वाले हैं जनन की घटनाएं, यानी कि जनन किस तरह से होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, यानी कि हमारा युग्मक निर्माण तो हो जाएगा, उसके बाद में क्या क्या होता है तो हम उसे देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। Hello guys, welcome to Dream Classes. Today we will discuss about लैंगिक जनन की घटनाएं, रिप्रोडक्टिव फेजेस क्या क्या होते हैं। हमारी 3 रिप्रोडक्टिव फेज है बच्चा हमारी। फर्स्ट है हमारी निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी कि निषेचन करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सेकेंड है हमारी निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, एंड निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड्स। मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। ये है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, ये है हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड ये है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर अब इसमें क्या होता है, ठीक है,
अब हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ निषेचन पूर्व घटना के बारे में, यानी कि निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निषेचन से पहले क्या क्या होता है। पहले तो हमें युग्मक चाहिए। हमने पढ़ा कि हमें लैंगिक जनन करना है तो हमें युग्मक संलयन करना होगा, है ना। तो युग्मक संलयन कब होगा? जब हमारे पास युग्मक होंगे। तो हमें निषेचन के लिए युग्मक जनन करना होगा। युग्मक जनन की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस। अब ये हमारे युग्मक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे होमोगैमेट्स, एक होते हैं हमारे हेट्रोगैमेट्स। होमोगैमेट्स यानी कि समयुग्मजी, हेट्रोगैमेट्स यानी कि हमारे विषम युग्मजी। ये जो हमारे होमोगैमेट्स होते हैं ना, ये आकार और संरचना में समान होते हैं, यानी कि इन दोनों की साइज एंड शेप क्या होती है? इक्वल होती है। विषम युग्मक की में क्या होता है? इनकी साइज एंड शेप इक्वल नहीं होती, इनके वर्क भी इक्वल नहीं होते। यानी कि इनमें क्या होगा? या तो नर बड़ा होगा या फिर मादा बड़ी होगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा मादा का आकार ही बड़ा होगा या फिर नर का आकार ही बड़ा होगा। चलिए हम इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले, ठीक है। हमारा होमोगैमेट्स का एग्जाम्पल है सुना होगा आपने क्लेमाइडोमोनास का नाम। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ क्लेमाइडोमोनास। इनमें क्या होता है? कशाभिकाएं होती है क्लेमाइडोमोनास में, इसलिए किस प्रकार का जीव है हमारा? चल प्रकार का जीव है। और हमारा इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कवक। कौन सा कवक? सिनकाइट्रियम। एंड हमारा राइजोपस, क्लेडोफोरा शैवाल के समयुग्मक। दैट्स क्लियर। होमोगैमेट्स में क्या होगा? हमारी आकार, संरचना और कार्य इक्वल होते हैं। हमारे कुछ एग्जाम्पल है कवक, सिनकाइट्रस, राइचोपस एंड क्लेडोफोरा शैवाल के समयुग्मजी। इनमें क्या होता है? ये हमारा क्या है? चल प्रकार का। चल प्रकार का क्यों है? क्योंकि इसमें कशाभिकाएं पाई जाती है। क्लियर? दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा हेट्रोगैमेट्स। क्या देखेंगे अब हमारा? इनमें क्या होते हैं? गैमेट्स आकार, कार्य एवं आकृति में समान नहीं होते। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ह्यूमन का ही लेते हैं। ये हमारा है ओव्यूल। क्या ये हमारा? यानी कि अंडाणु। एंड हमारा शुक्राणु जो कि एक चम्मच के आकार का होता है, बहुत छोटा होता है। ये हमारी शुक्राणु की स्ट्रक्चर।
हमारी मादा क्या होती है? अचल प्रकार की। एंड हमारा नर क्या होता है? चल प्रकार का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्या? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का है। कोशिका विभाजन है हमारा, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, एक हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या हमारी आधी हो जाती है, और समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो हमारा ये टॉपिक ले रहे हैं हम, दो प्रकार का विभाजन है, एक है हमारा अर्धसूत्री, एक है हमारा समसूत्री। अब ये समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो इस प्रकार का विभाजन हमारे कहाँ पाया जाता है? शैवालों में एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ये अगुणित प्रकार का होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड, गुणसूत्रों की संख्या आधी। एन हमारा अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? शैवाल और ब्रायोफाइटा में ही हो गया, तो ये क्या होगा हमारे पैरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म। यानी कि जो हमारे उच्च कोटि के जीव हैं उनमें हमारे अर्धसूत्री विभाजन, एंड निम्न कोटि के जो पादप हैं, जीव हैं, उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता के बारे में कि जीवों में लैंगिकता किस प्रकार